किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 139.44 लाख हितग्राहियों को लगभग 6,226.75 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। डेटा सुरक्षा और व्यापार निरंतरता के लिए एक आपदा रिकवरी केंद्र अगस्त में और एक सुरक्षा संचालन केंद्र जुलाई 2022 में स्थापित किया गया। कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का एक अग्रणी राज्य है और मेरी सरकार ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए। कर्नाटक अनुसंधान एवं विकास तथा नवोन्मेष नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में लगातार 3 वर्षों से कर्नाटक को नंबर 1 स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल बेंगलोर टेक समिट 2022 का सिल्वर जुबली सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बलात्कार के मामलों और पोक्सो अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए 31 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना स्वीकृत की गई है। मेरी सरकार ने कन्नड़ भाषा, संस्कृति संरक्षण और विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। 67वें कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर कोटि कंठ गायन कार्यक्रम में विश्व के 51 देशों एवं देश के 28 राज्यों और 21,000 जगहों पर 1.37 करोड़ व्यक्तियों द्वारा एक साथ 6 गाने गाए। राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न स्वर्गीय पुनीत राजकुमार जी को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। लुप्त प्राय जमीनी समुदायों की अनूठी कलाओं को बचाने और सामने लाने के लिए मूल संस्कृति कन्नड़ संस्कृति के नाम से एक विशाल राज्य स्तरीय उत्सव का आयोजन किया गया था। कर्नाटक लंबानी साहित्य अकादमी शुरू की है। यक्षगान की कला को संरक्षित और विकसित करने के लिए यक्ष रंगायन की स्थापना की गई है। मेरी सरकार द्वारा कर्नाटक की कन्नड़ और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को दी जाने वाली सब्सिडी को 125 फिल्मों से बढ़ाकर 200 फिल्मों तक कर दिया गया है। नाददा नवनीता और डॉक्टर पंडित वेंकटेश कुमार पर विभाग द्वारा निर्मित एक वृत्तचित्र फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रजत कमल प्राप्त किया है। राज्य पुरातन विभाग की एक स्मारक गोद लें योजना के तहत राज्य के 28 महत्वपूर्ण स्मारकों के प्रबंधन और विकास के लिए दिशा निर्देश और एक वेबसाइट शुरू की गई है। इंडिया टुडे द्वारा आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 के तीसरे संस्करण में मैसूर दशहरा उत्सव सर्वश्रेष्ठ महोत्सव नंदी बेट्टा को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। होयसला द्वारा निर्मित बेलूर, हुलेबीडू और सोमनाथपुरा के स्मारकों को विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में चुना गया है और इन स्थलों को अंतिम सूची में जोड़ने के लिए एक डोजियर तैयार किया गया है और यूनेस्को समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जनवरी 2023 तक राज्य का राजस्व संग्रह 91% हो गया है। जनवरी 2023 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है। जनवरी 2023 के लिए पूंजीगत व्यय 33,951 करोड़ रुपए हैं। पिछले साल यह 26,915 करोड़ रुपए था। मेरी सरकार ने जनवरी 2023 तक बजट अनुमान का 75% खर्च कर दिया है। पिछले कुछ सालों से इसकी तुलना की जाए तो यह सबसे पहले की तुलना में अधिक है। मेरी सरकार को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1,475 तांडा, कोल्लरहट्टी, कुरबरहट्टी और अन्य गैर दस्तावेजी लोगों के आवासीय क्षेत्रों को राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया गया है और हाल ही में कलबुर्गी जिले में आयोजित एक समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में 52,000 लाभार्थियों को
हक पत्र वितरित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। मेरी सरकार ने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग के तहत अनेक उपाय किए हैं। यूपीओआर योजना के तहत बेंगलुरु शहर में 1.63 लाख ड्राफ्ट पीआर कार्ड और बागलकोट शहर में 20,000 ड्राफ्ट पीआर कार्ड बनाए गए हैं। कर्नाटक सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू कर रही है। कुल 75.76 लाख लाभार्थियों को मासिक पेंशन सुविधा दी जा रही है। इसके लिए 9,483 करोड़ रुपए का अनुदान रखा गया है। विभिन्न मासिक पेंशन योजनाओं की राशि संशोधित कर क्रियान्वित की गई है, जिसके लिए 1,534 करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया है। मने भागीलिंगे माशासना अभियान के तहत 65,000 हितग्राहियों को स्वयं प्रेरित पेंशन स्वीकृत की गई है। 3.84 लाख मृत प्रवासी अपात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनकी पेंशन बंद की गई है, जिससे 461 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है। वर्ष 2022-23 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुए फसल नुकसान के लिए 14.63 लाख किसानों को मेरी सरकार द्वारा 2,031 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। एसडीआरएफ द्वारा निर्धारित मुआवजे के साथ अतिरिक्त मुआवजा राज्य सरकार के खजाने से दिया जाता है। सरकार ने तस्तिक भत्ता 48,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया है। ऑनलाइन के माध्यम से भक्तों की सुविधा के लिए एकीकृत मंदिर प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। कर्नाटक राज्य से काशी यात्रा करने के लिए 30,000 तीर्थ यात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तीर्थ क्षेत्र यात्रा के लिए रेल विभाग के साथ मिलकर भारत गौरव परियोजना प्रारंभ की गई है। मेरी सरकार लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों का विकास करके सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्थित सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अनुसार सड़क और पुल योजना के तहत नवीन कार्यों के लिए 5,140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 2,275 किलोमीटर लंबी राज्य राजमार्ग सड़कों का सुधार, 165 करोड़ रुपए की लागत से सड़क सुरक्षा कार्य, 440 करोड़ रुपए की लागत से 1,008 किलोमीटर लंबी राज्य मार्ग सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने के लिए ग्राम बंधु सेतु परियोजना के तहत 1,411 फुट क्रॉसिंग का निर्माण किया गया है। मेरी सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की है। इसके एक हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे और तुमकुर जिलों में 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और 367 जिलों को भरने के लिए भद्रा अपर बैंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना की मान्यता देकर इसके लिए 5,300 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। कृष्णा अपर बैंक परियोजना फेज 3 के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एट्टीना होल एकीकृत पेयजल परियोजना के तहत हासन, चिकमगलूर, तुमकुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, चिकबल्लापुर, कोलार जिलों की 527 झीलों को भरा जाएगा। केंद्रीय जल आयोग ने कलसा बंडूरा नाला डायवर्जन परियोजनाओं लिफ्ट योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।
मेरी सरकार ने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर बांध बनाने के लिए पश्चिमी नहर परियोजना के तहत पिछले 3.5 वर्षों में 1506 करोड़ रुपए की लागत से कुल 473 करोड़ कार्य करने की स्वीकृति दी है। राज्य के तटीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियों के लिए खार भूमि बांधों के निर्माण और लवणता प्रभावित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए 600 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी है तथा 2187 करोड़ रुपए की लागत से एटा सिंचाई परियोजना के माध्यम से झीलों में पानी भरने के कार्यों को करने की स्वीकृति प्रदान की है। मेरी सरकार ने प्रदेश में पहली बार विकास गतिविधियों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ग्रीन बजट तैयार किया है, जिसके तहत कई उपाय किए गए हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले बढ़ रहे हैं और इसे कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। वन्य जीवों के कारण होने वाली जान माल की हानि, अपंगता और संपत्ति के नुकसान के मुआवजे को संशोधित कर बढ़ाया गया है। वन्य जीवों से मानव जीवन के नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। मेरी सरकार द्वारा 9,94,881.11 हेक्टेयर डीम्ड वन के रूप में चिन्हित भूमि में से केवल 3,30,186.93 हेक्टेयर भूमि को डीम्ड वन के रूप में अधिसूचित की गई है। उपलब्ध शेष भूमि को डीम्ड वन भूमि से हटा दिया गया है। मेरी सरकार ने कर्नाटक लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2011 की धारा 2D को संशोधित करके भूमि शब्द को परिभाषित कर BBMP क्षेत्र में इसकी सीमा को 18 किलोमीटर तक, महानगर पालिकाओं में 10 किलोमीटर तक और नगर परिषदों में 5 किलोमीटर तक एवं नगर पंचायतों में 3 किलोमीटर तक की सीमा में आगे वाली सरकारी भूमि तक सीमित कर दिया गया है तथा शेष क्षेत्र में सरकारी भूमि को इस अधिनियम से मुक्त रखा गया है। कर्नाटक राज्य अपनी प्रगतिशील जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। कई क्षेत्रों में राज्य द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाएं और कार्यक्रम अन्य राज्यों के लिए मॉडल है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि विधानमंडल के माननीय सदस्य अपनी रचनात्मक, गुणात्मक और व्यापक बहस में भाग लेकर राज्य को और आगे ले जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इन सदनों में होने वाली चर्चा देश के उज्जवल भविष्य का द्योतक बने और नव कर्नाटक के निर्माण में योगदान देगी। जय हिंद, जय कर्नाटक। जय हो सबको नमस्कार। ठीक, चलो।